With 76 selections in CSE 2022, Study IQ IS aims at providing high quality IS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 लाइव बैच के साथ आप CSE एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद फीचर्स लाइक लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program, and the most unique feature, mains residential program, where Study IQ students clearing prelims 2024 will be called to Study IQ campus at no additional cost. हेलो, मेरा नाम अभिनव प्रकाश है और मेरी सिविल सेवा परीक्षा 2022 में 279 रैंक आया है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीसैट के वजह से प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पाया था। मेरी उम्र 22 साल है और मैं एक हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरी अपब्रिंगिंग रूरल बैकग्राउंड में हुई है, रूरल एरिया में हुई है। इनफैक्ट मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। बात करें एकेडमिक जर्नी का तो मेरा 12th तक PCM था। उसके बाद मैं स्विच करके आर्ट्स लिया और मेरी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। उसके बाद मेरा मास्टर्स भी दिल्ली से ही जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हुई मॉडर्न हिस्ट्री में। मेरा ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री है और इस बार मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल में 304 मार्क्स आया है, जो इस साल का हाईएस्ट मार्क्स है। साथ ही साथ हिस्ट्री ऑप्शनल में जो पेपर 2 होता है, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री का, इसमें मेरा 180 मार्क्स आया है, जो आज तक का जो 35 साल का यूपीएससी का हिस्ट्री रहा है उसमें आज तक किसी का भी इतना मार्क्स हिस्ट्री ऑप्शनल में नहीं आया है। तो अब हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री के स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो हिस्ट्री में जो सबसे पहला चीज़ है ऑप्शनल के लिए वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सिलेबस। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जब हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर जब तक हम उस PYQ और सिलेबस को नहीं देखते हैं हम लोगों को आइडिया ही नहीं लगता है कि हमें पढ़ना क्या है, क्वेश्चंस के यूपी एग्ज़ाम के डिमांड्स क्या हैं, हमको किस स्टैंडर्ड पे आंसर लिखने हैं। और ख़ासकर जब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल का तो इसमें तो बहुत सारा कॉमन परसेप्शन है, जैसे कि लोगों का मानना है कि हिस्ट्री ऑप्शनल काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और वास्ट है। साथ ही साथ लोग ये भी मानते हैं कि ये पेपर स्कोरिंग नहीं है। लेकिन जब आप मेरा मार्क्स देखिएगा तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर 2 में मेरा 180 है, मतलब कि किसी भी ऑप्शनल में, मैथ को अगर हम एक्सेप्शन लें या छोड़ दें तो किसी भी ऑप्शनल में 180 मार्क्स किसी का नहीं आता है, बट मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल में आया है। तो आई मीन अगर इफ़ यू रोट अ वेरी स्टैंडर्ड आंसर, एट द एंड आपका आंसर ही मैटर करता है और उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलता है। तो ये जो कि ये स्कोरिंग पेपर नहीं है या फिर बहुत ही वास्ट सिलेबस है, ये सब मुझे लगता है कि ये मिथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को थॉरली रीड करेंगे तब आपको इसका आइडिया लगेगा। क्योंकि होता क्या है, जैसे मैंने क्या किया था कि जो 35 साल का जो यूपीएससी का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हिस्ट्री का, मैंने उन सारे क्वेश्चंस को थॉरली पढ़े थे और बनाए थे। इससे हुआ क्या और मुझे इससे आइडिया क्या लगा कि अगर किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर को जब हम पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि आप उस पूरे चैप्टर को आप ऐसे नहीं पढ़ सकते हो। उसके जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आप उसको अगर सिर्फ फोकस करके पढ़ोगे तो ये यूपीएससी का सिलेबस हिस्ट्री ऑप्शनल का आपको काफ़ी इजी और बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही लिमिटेड लगेगा। इनफैक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी, क्योंकि हिस्ट्री एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, तो इसमें जो क्वेश्चंस भी होते हैं वो भी रिपीट होते रहता है। तो अगर आप PYQ बनाए हैं तो आपको क्वेश्चंस को एग्जाम में डिकोड करने में इजी होगा। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि इस बार जो क्वेश्चंस इस बार आए थे रिगार्डिंग हड़प्पन पे, कि ओरिजिन को लेकर हुआ था कि ग्रेजुअल इवोल्यूशन है या फिर वो फॉरेन ओरिजिन है। तो अब इसमें क्या है कि आपको इसमें हिस्टोरियोग्राफी वगैरह को लिखना होगा, बट अगर आप ये क्वेश्चंस को PYQ में, ये पहले भी क्वेश्चंस ही आ चुका है। इनफैक्ट हर दूसरे साल पे हड़प्पन्स पे ओरिजिन और डिक्लाइन पे क्वेश्चन आता है। तो अगर आप ये पहले ही से प्रिपेयर्ड कर रखे हैं
तो आपका रियल एग्ज़ाम में जो ऑप्शनल पेपर का एग्ज़ाम होता है, उसमें आप टाइम सेव कर सकते हैं और एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। बात करें अगर हम सिलेबस पे कि सिलेबस का इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ता है, तो अगर आप जैसे आप हड़प्पा पढ़ रहे हो या वैदिक पीरियड पढ़ रहे हो, तो वैदिक पीरियड में आपको क्या पढ़ना है ये सिलेबस से पता चलेगा। क्योंकि हम लोग सारा लेट्स से हम लोग सारा पढ़ लिए, बट क्वेश्चन में जब हम जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कि क्वेश्चन आया है कि आप रिलीजन पे बात करें, जो उसके 3 डिवीजन ऑफ रिलीजन है वैदिक पीरियड में, टेरिटोरियल, इंटरमीडियरीज और सेलेस्टियल, तो इस पे बात करें। अब हम रिलीजन तो पढ़ते हैं लेकिन इस वे में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब हम सिलेबस देखेंगे, हम पीवाईक्यू देखेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि अच्छा इस टॉपिक्स इस चैप्टर में इस टाइप से हमें पढ़ना है, और तब हम जाके जो यूपीएससी का क्वेश्चंस का डिमांड है हम उसको मीट करेंगे। तो इस वजह से मेरा तो सजेशन रहेगा लोगों से जो एस्पिरेंट्स हैं कि पीवाईक्यू और सिलेबस को आप प्रिंट आउट फॉर्मेट में अपने पास रखें, उसको थॉरली रीड करें और उसको हर दिन देखते रहें और उसके अकॉर्डिंगली ही अपना स्ट्रैटेजी बनाएं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा सारे लोगों को। दूसरा जो हिस्ट्री ऑप्शनल में इम्पॉर्टेंट एरिया है, वो है रिलायबल सोर्सेस। आप जो भी सोर्सेस रेफर करते हैं वो रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल होते हैं, उस पे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक सोर्सेस को ही रेफर करने हैं, हिस्टोरियंस को रेफर करने हैं, तभी आपका आंसर ऑथेंटिक होगा और उस पे मार्क्स अच्छे आएंगे। अदरवाइज आप मार्केट में बहुत ऐसे मटेरियल हैं जिसको आप रेफर कीजिएगा तो हो सकता है कि गलत इन्फॉर्मेशन हो, तो ये आपके लिए एक बहुत ही निगेटिव प्रूफ हो सकता है। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि आप रिलायबल सोर्सेस को रेफर करें, जैसे कि एनसीईआरटी हो गया, या जो रियल हिस्टोरियंस के जो आर्टिकल्स होते हैं या जो हिस्टोरियंस के बुक होते हैं, जैसे प्लासी टू पार्टीशन जो है शेखर बंदोपाध्याय का, तो उसको रेफर करें। सुमित सरकार का जो बुक है या जो अर्जुन देव का बुक है, तो इन सारे चीज़ों को रेफर करें, ना कि आप कहीं से भी कोई सेकेंडरी सोर्सेस को। जैसे मार्केट में आपको कहीं भी किसी का नोट्स मिल जाता है, हो सकता है उस नोट्स में कुछ पॉइंट्स गलत हो, आप उसको अपने आप एग्जाम में अपने आंसर में अगर नोट डाउन कर देते हैं तो वो आपको निगेटिव हो जाएगा आपके लिए। तो प्लीज़ रिलायबल सोर्सेस पे अपना पूरा आपका जो मटेरियल होना चाहिए वो रिलायबल होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए। थर्ड जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हिस्टोरिकल सोर्सेस। हिस्ट्री में आप कुछ भी चीज़ है वो हम हिस्टोरिकल सोर्सेस से ही जानते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेस का आप जो नोट्स आपका होना चाहिए वो बहुत ही सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए। हिस्टोरिकल सोर्सेस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जिसको हम बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा होता है लिटरेरी सोर्सेस जिसको हम बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। लिटरेरी सोर्सेस फर्दर डिवाइडेड है आपका फॉरेन अकाउंट्स में और इंडिजीनियस अकाउंट्स में। इंडिजीनियस अकाउंट्स फर्दर डिवाइडेड है सेकुलर लिटरेचर में और रिलीजियस लिटरेचर में। रिलीजियस लिटरेचर फर्दर डिवाइडेड है कि ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हो गया, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में जैसे पुराण है, वेद है, उपनिषद है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, श्रुति लिटरेचर, स्मृति लिटरेचर। सेकंड है आपका जैन, और थर्ड आपका हो जाता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो ये सब पढ़िएगा जब आप इसको स्ट्रक्चर्ड वे में जब आपका आंसर होगा, तो क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है, पूछ देगा श्रुति लिटरेचर और स्मृति लिटरेचर का डिफरेंस क्या है। तो जब आप इसको स्ट्रक्चर्ड वे में रखे होंगे तो आप इसका आंसर अच्छे से कर दीजिएगा। साथ ही साथ फॉरेन अकाउंट्स पे क्वेश्चन आ जाता है कि अरेबिक अकाउंट्स पे बात करें, इस साल ही फॉरेन अकाउंट्स पे क्वेश्चन था। तो अगर आपके पास फॉरेन अकाउंट्स का एक सिस्टमेटिक नोट्स है, फॉर एग्जाम्पल आपने दिया है कि कैसे हेरोडेटस, नियार्कस, एरिस्टोबुलस ये अलेक्जेंडर पे बात कर रहे हैं, मेगास्निस मौर्यन पीरियड पे बात कर रहा है, या फाइहान है, या हुआन सांग है, या अरेबियन जो सुलेमान, अल मसूदी, इब्न बतूता, अल बरूनी, जब आप इन सबको अपने आंसर में राइट डाउन कीजिएगा तो आपका मार्क्स डेफिनेटली इम्प्रूव होगा और अच्छा आएगा। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमें अपने हिस्टोरिकल सोर्सेस को के नोट्स बनाने हैं। इस साल इनफैक्ट 2 क्वेश्चंस डायरेक्ट हिस्टोरिकल सोर्सेस पे थे, जैसे कि एक तो आपका फॉरेन अकाउंट्स पे था और दूसरा था कि वैदिक उपनिषदिक और वैदिक ट्रेडिशन से बुद्धिज्म में क्या क्या लिया गया है। अब आप उपनिषदिक जब टेक्स्ट को पढ़िएगा तभी आपको पता चलेगा कि थ्योरी ऑफ ट्रांस माइग्रेशन और रीबर्थ का कॉन्सेप्ट, ये सारा हम लोग
उपनिषद से बुद्धिज्म लिया था। इसके अलावा वैदिक में रिचुअल जो था, वो जो है रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस जो महायाना सेक्ट्स में आए, वो वैदिक ट्रेडिशन से था। तो जब आप ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हैं, एक इंटरलिंकेजेस आप डेवलप कर पाते हैं। इनफैक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी आ जाता है कि सेकुलर लिटरेचर पे आप वर्णन करें, सेकुलर लिटरेचर के बारे में बताएं। तो जब आपको पता होगा, आप 5-6 ऐसे नोट्स बनाए होंगे, तो आपको आंसर करने में ईजी होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके नोट्स अगर ऐसे हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का है, मेघदूत है, तो वो गुप्ता पीरियड के बारे में बात करता है। चाणक्य का अर्थशास्त्र है, वो मौर्यन पीरियड पे बात करता है। इसके अलावा राज तरंगनी का जो कल्हन का राज तरंगनी है, वो कश्मीर हिस्ट्री पे बात करता है। तो आपका आंसर बहुत ही डायनेमिक, बहुत ही हॉलिस्टिक दिखेगा और आपका नंबर ऑब्वियसली इंप्रूव होगा। उसी तरह से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को भी आपको स्ट्रक्चर्ड वे में ही लिखने हैं। जैसे कि उसमें माउंट्स है, क्वाइंस है, इंस्क्रिप्शंस है या टेम्पल आर्किटेक्चर्स है, तो उससे भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाएंगे कि हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शंस पे बात करो या किसी टेम्पल आर्किटेक्चर पे, नॉर्दर्न टेम्पल आर्किटेक्चर पे बात करो। तो जब आपके पास नोट्स होगा, तो उसका आपके लिए यूज, उसको आप बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, क्योंकि सी एग्जामिनेशन हॉल में टाइम बहुत कम होता है। आपको 6 से 7 मिनट में एक स्ट्रक्चर्ड आंसर, इन डेप्थ एनालिटिकल आंसर हिस्ट्री ऑप्शनल में लिखना होता है। तो जब आपके पास ऑलरेडी नोट्स ऐसे होंगे जो स्ट्रक्चर्ड नोट्स हैं, तो आपका एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी भी बनते जाएगा। जब आप पढ़ेंगे, जब रिवाइज करेंगे, रिवीजन में इजी होगा और एट द एंड एग्जामिनेशन हॉल में भी आप 6-7 मिनट में अच्छा आंसर लिख पाइएगा। तो मेरा जो नोट्स होता था, वो बहुत ही हिस्टोरिकल सोर्सेज का एक नोट्स होता था और हर टॉपिक पे, जैसे अगर मौर्यन पीरियड पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम का सेकुलर लिटरेचर क्या है, उस टाइम का रिलीजियस लिटरेचर क्या है, उस टाइम के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं। तो अगर मौर्यन पे क्वेश्चन आता है, तो मेरा इंट्रो और हिस्टोरिकल सोर्सेज से ही मेरा इंट्रो स्टार्ट होगा कि बेस्ड ऑन अर्थशास्त्र ऑफ, बेस्ड ऑन लिटरेरी सोर्सेज लाइक अर्थशास्त्र ऑफ चाणक्य एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज लाइक अशोका पिलर एंड स्तूपास, I have reconstructed or the historians have reconstructed the history of the Mauryan period। तो इस तरह से आप इंट्रो देंगे और आपका फिर आंसर स्टार्ट होता है। तो इस तरह से हम बात किए हिस्टोरिकल सोर्सेस का। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप थ्रू आउट द प्रिपरेशन इस पे आपको फोकस रखना है कि जो आपका स्टडी हो, वो इंटरलिंकेज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो उसके सोशल डायमेंशन, उसके इकोनॉमिक डायमेंशन, उसके कल्चरल डायमेंशन, उसके पॉलिटिकल डायमेंशन और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन, इन सब पे आपको फोकस करके रखना है। साथ ही साथ उस पे हिस्टोरियोग्राफी क्या है, अभी हम लोग हिस्टोरियोग्राफी पे भी बात करेंगे। तो इंटरलिंकेज से क्या होता है कि आप जैसे इस बार गुप्ता पीरियड से लेके कुषाणा पीरियड तक के ऊपर इंटरलिंकेज पे ही तो क्वेश्चन था कि आप इकोनॉमिक इंटरलिंकेज बताएं गुप्ता पीरियड से कुषाणा पीरियड पे। तो जब इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं, एक इंटरलिंकेज के साथ आप पढ़ रहे हैं, एक से दूसरे को कनेक्ट करके, तो आपका आंसर ऑब्वियसली बहुत अच्छा और बहुत सिस्टमेटिक होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर। किससे हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? EH कार कहते हैं कि हम लोग फैक्ट्स, हिस्टोरियंस क्या करते हैं, उनके पास फैक्ट्स और डेटा होता है, लेकिन बेस्ड ऑन देयर ऑन आइडियोलॉजी वो हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं या रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हिस्टोरियोग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी टॉपिक्स पे हिस्टोरियंस के अपने ओपिनियन होते हैं। बहुत सारे हिस्टोरियोग्राफी हैं, जैसे कि मार्क्सिस्ट है, नेशनलिस्ट हैं, रिवाइजनिस्ट हैं, सबाल्टन हिस्टोरियोग्राफी हैं। आपको उनका नाम और टॉपिक पे उनका क्या रोल है, क्या उनका ओपिनियन है, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे इस बार एक क्वेश्चन था कि हड़प्पा का ओरिजिन, मतलब जो अर्बन डेवलपमेंट था हड़प्पा का, वो फॉरेन अकाउंट से था, मेसोपोटामियन ओरिजिन था या फिर ग्रेजुअल इवोल्यूशन था। तो जो फॉरेन हिस्टोरियंस हैं, जैसे कि जो कैम्ब्रिज स्कूल्स के हैं या नियो कैम्ब्रिज स्कूल के जो हिस्टोरियंस हैं, जैसे गार्डनर ब्राउन हो गए हैं या मॉर्टिमर विलर हो गए हैं, तो उनका मानना था कि मेसोपोटामियन ओरिजिन है। लेकिन वहीं जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं, उनका मानना है कि नहीं, ये ग्रेजुअल इवोल्यूशन है। जो रिवाइजनिस्ट स्कॉलर हैं, वो यही मानते हैं कि ग्रेजुअल इवोल्यूशन है। तो हमको उनके ओपिनियन को देना है। सिमिलरली हर दूसरे या तीसरे साल रोल ऑफ आयरन पे क्वेश्चन आता है कि सेकेंड अर्बनाइजेशन में आयरन का रोल क्या था। अब इस पे भी अगर आप मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन को देखें, जैसे DD कोसाम्बी हो गए, RS शर्मा हो गए
या डीएन झा हो गए। तो इनका जो ओपिनियन है वो है कि रोल ऑफ आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल सेकेंड अर्बनाइजेशन में रहा है। लेकिन जो और हिस्टोरियंस हैं, जो रिवाइजनिस्ट हिस्टोरियंस हैं, उनका मानना है कि नहीं, आयरन से ज़्यादा उस टाइम का जो पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस डेवलपमेंट हुआ था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट हुआ था, वो मेजर फैक्टर था बिहाइंड द सेकेंड अर्बनाइजेशन। सिमिलरली अगर फ्यूडलिज्म पे क्वेश्चन आता है तो उस पे पूरा हिस्टोरियंस का डिबेट है। हरबंस मुखिया का कुछ और ओपिनियन है, डीएन झा का कुछ और ओपिनियन है, आरएस शर्मा का कुछ और ओपिनियन है ना। चोला मैरीटाइम पे इस बार एक क्वेश्चन था, तो अब चोला मैरीटाइम पे डीएन झा कुछ और कहते हैं, वाईएन सुब्बारेलु कुछ और कहते हैं और नीलकंठ शास्त्री कुछ और कहते हैं। तो हिस्टोरियोग्राफी हर टॉपिक पे आप हिस्टोरियंस के एंगल को जरूर देखिए, उनका ओपिनियन को जरूर देखिए। मौर्यन पे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या मौर्यन का जो पॉलिटी है वो सेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, तो उस पर रोमिला थापड़ कुछ और कहती हैं, फॉरेन स्कॉलर्स कुछ और कहते हैं। तो ये जो है ये आपको आपके आंसर को और वैल्यू एडिशन का काम करता है, साथ ही साथ बहुत एनरिचमेंट भी देता है आपके आंसर में। और ये आपके नंबर इंप्रूव का, मुझे लगता है कि आप जितना ज़्यादा हिस्टोरियंस को कोट करेंगे आपका नंबर इंप्रूव होने का चांस उतना ही बढ़ेगा। इनफैक्ट मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में हिस्टोरियंस को कोट किए थे। मॉडर्न हिस्ट्री में एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग नेशनलिस्ट, तो मैं स्टार्ट ही दीपेश चक्रवर्ती के कोटेशन से किया था। मतलब इस टाइप से मेरा आंसर था। अगर क्वेश्चन है मनसबदार या किसी पे तो इरफान हबीब का स्टेटमेंट से, मराठा पे क्वेश्चन है तो एंड्रे विंक का स्टेटमेंट, सीए बैली का स्टेटमेंट, सतीश चंद्रा का स्टेटमेंट, इरफान हबीब का ओपिनियन। सो ये सारा चीज़ आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना चाहिए हर टॉपिक पे। हिस्टोरियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑप्शनल में हिस्टोरिकल टर्म्स। आप कोई भी आंसर लिखते हैं, अगर सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है तो सोशियोलॉजिकल टर्म्स होता है, आपको उसको लिखना ही है। अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल पे लिख रहे हैं तो हिस्टोरिकल टर्म्स आपको बहुत ज़्यादा लिखना है। इनफैक्ट जैसे कि आप फ्यूडलिज्म पे क्वेश्चन है तो अर्बन एनीमिया, मॉनेटरी एनीमिया, ये सब टर्म। अगर अर्बनाइजेशन पे क्वेश्चन है तो एग्रेरियन सरप्लस, ट्रेड सरप्लस, इन सब जो टर्म्स है उस वो आपका ऑलरेडी होना चाहिए। आपका आंसर जनरल आंसर नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री ऑप्शनल है। ऑप्शनल एमए लेवल का आंसर डिमांड करता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके टर्म्स हो तभी आपके आंसर अच्छे दिखेंगे और आपका नंबर भी अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट है कीवर्ड्स। क्वेश्चंस हम डिकोड नहीं कर पाते हैं, तो हमको सबसे पहले क्वेश्चंस डिकोड करना है कि क्वेश्चंस का डिमांड क्या है, और ये पता चलता है क्वेश्चंस के कीवर्ड से। अगर क्वेश्चन में डिस्कस है तो हमें उस क्वेश्चंस को डिस्कस करने हैं। अगर क्रिटिकल एनालिसिस है तो हमें उस क्वेश्चंस के उसके प्रोज लिखने हैं और साथ ही साथ उसके क्रिटिकली भी उसको एनालाइज करना है उस स्टेटमेंट को। अगर एलुसिडेट है तो उसको पॉइंट वाइज में लिखना है, उस चीज़ को आपको जस्टिफाई करना है जो स्टेटमेंट है। तो कीवर्ड्स को आप प्लीज़ ध्यान से देखें क्वेश्चंस में और उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर करें। अगर कीवर्ड डिस्कस है और आप एलुसिडेट करते हैं तो कोई लॉजिक नहीं बनता है और उस पे आपका मार्क्स भी मुझे नहीं लगता है कि उस पे आपको मार्क्स मिलेगा। तो प्लीज़ कीवर्ड्स पे फोकस जरूर करें। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑप्शनल में डायग्राम। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या इतना टाइम मिलता है कि हम डायग्राम बना सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक मैंने जो किया था, मेरे पास टाइम बच गया था, तो मैं एक रफ डायग्राम भी अगर 2-3 क्वेश्चंस में आप बना देते हैं तो आपका 4-5 मार्क्स और लोगों से ज़्यादा आप फेच कर सकते हैं। और डायग्राम ऐसा कुछ बहुत ही वो नहीं बनाना है। अगर अकबर पे क्वेश्चन है तो अकबर एक भारत का मैप बना के अकबर का जो टेरिटोरियल जो एक्सटेंट था आप उसको बना दें। परमानेंट सेटलमेंट पे है तो परमानेंट सेटलमेंट पे भारत का मैप बनाएं और दिखा दें कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा जैसे रीजन में परमानेंट सेटलमेंट्स हैं। अगर रोमन ट्रेड, जैसे इस बार था भी रोमन ट्रेड पे क्वेश्चन, तो आप उसको ग्रीस या रोम से जो वेस्टर्न पोर्ट से कनेक्ट करके दिखा दें कि कैसे वो भरूच और जो वेस्टर्न पोर्ट्स हैं उससे कनेक्टेड था। तो इस तरह से आपको एक रफ डायग्राम जिसमें 10 सेकेंड या 15 सेकेंड लगेगा और आपका आंसर एनरिच हो जाएगा। जो चेकर होंगे, जो एग्जामिनर हैं, उनको ऐसा लगेगा कि आपको इस टॉपिक पे क्लैरिटी बहुत अच्छा है। तो डायग्राम भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम लोग बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए बुक्स मैंने क्या क्या रेफर किए थे।
तो देखिए, ऐसा कोई एक बुक मैंने रेफ़र नहीं किया था या मैं किसी भी एक सिंगल बुक को थॉरली पूरा नहीं पढ़ा था। सिवाय एक का जो मैं अभी बात करूँगा। तो मैपिंग के लिए एक रंजन सिंह का एक बुक आता है। ये आई थिंक जीकेपी पब्लिकेशंस का बुक है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। और मैपिंग का मेरे ख़्याल से जो है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज़ करेंगे, तो आपको ये दिखेगा कि मैपिंग में बहुत सारे ऐसे मैपिंग साइट्स हैं जो रिपीट होते हैं। जैसे कि अतिरम पक्कम हो गया, या बेगरम हो गया, या संगना कल्लू हो गया, संगना कुल्लू हो गया, जो भी ये सब साइट्स हैं, लंघनाज है, ये सब साइट्स बगोर है या बुरजहोम है, चिरांद है, ये सब साइट्स रिपीट होते रहते हैं। तो आपका मैपिंग का नोट्स इस टाइप से होना चाहिए कि पैलियोलिथिक के ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, और ये बुक आपको एक बहुत अच्छा बेस देगा। सेकंड, आपको नियोलिथिक या मेसोलिथिक है तो मेसोलिथिक, नियोलिथिक, हड़प्पन साइट्स, टेम्पल जब साइट्स बना रहे हैं तो उसमें सेविज्म जो टेम्पल्स हैं उसके अलग साइट बनाइए, वैष्णविज्म के अलग बनाइए। आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं, या तो फिर आप जैसे रोमिला थापड़ का जो एंशियंट हिस्ट्री का किताब है, उस पे भी जब आप पीछे देखिएगा उसमें काफ़ी अच्छा मैपिंग दिया हुआ है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री के लिए। तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए अगर आप मौर्यन पीरियड और वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं तो आप रोमिला थापड़ को रेफर करें, रोमिला थापड़ का जो एंशियंट हिस्ट्री है। अगर आप गुप्ता पीरियड पढ़ रहे हैं तो आप डीएन झा का जो एंशियंट हिस्ट्री का किताब है आप उसको रेफर करें उस चैप्टर के लिए। और इसके अलावा आप इग्नू का मटेरियल और मगध महिला कॉलेज का मटेरियल रेफर करें। सी, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि आप जैसे किसी भी टॉपिक्स को आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी चैप्टर को लेट से पढ़ रहे हैं, तो या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस चैप्टर पे बना रहे हैं, तो ये देखिए कि उसका आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा, वो टॉपिक आपका कहाँ से कवर होगा। आप किसी भी एक बुक में पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक्स नहीं मिलेगा आपको। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप बुक्स या गूगल पे सर्च कीजिए, मगध महिला कॉलेज पे अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा, इग्नू पे अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। तो आप ये सब के थ्रू अपने टॉपिक और चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। तो ये आपका जो मेन होना चाहिए वो पीवाईक्यू अपने बगल में रखिए। टॉपिक देखिए कि हड़प्पा टॉपिक है, अब उसमें क्वेश्चन देखिए, तो हो सकता है कि 3-4 क्वेश्चन जो उसका है, 3-4 टॉपिक है, वो आपको आर.एस. शर्मा या रोमिला थापड़ का किताब या डीएन झा का किताब से मिल जाएगा। लेकिन कुछ हो सकता है कि आपको कहीं नहीं मिले, तो आपको गूगल पे इग्नू के मटेरियल या मगध महिला कॉलेज का मटेरियल से आपको निकालना पड़ेगा। उसी तरह से मेडिवल का आपका जो मेरा सोर्स था वो था सतीश चंद्र और इग्नू मटेरियल। ये मुझे लगता है कि मोर देन सफिशिएंट है। थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मेरा मास्टर्स भी मॉडर्न हिस्ट्री में रहा है। बट इसके अलावा मुझे लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए शेखर बंदोपाध्याय इज़ अ बाइबल। आप देखिएगा अगर पीवाईक्यू, तो शेखर बंदोपाध्याय से डायरेक्ट उसका जो वहाँ का लाइन है वो उठा के यूपीएससी पूछ देता है। जैसे कि एक क्वेश्चन था 1935 एक्ट पे, जो जवाहरलाल नेहरू जी का स्टेटमेंट है कि सारा इंजन तो है बट उसमें ब्रेक ही नहीं है। तो उस स्टेटमेंट को डिकोड आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें 1935 एक्ट नहीं लिखा था। तो उस क्वेश्चंस को, उस स्टेटमेंट को डिकोड कर आप तभी सकते हैं जब आप ऐसा कोटेशन सुने हुए हों। तो शेखर बंदोपाध्याय से वो डायरेक्ट उठाया था। इस बार भी जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन पे था ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, वो ज्ञानेंद्र पांडे का लाइन से उठाया है जो शेखर बंदोपाध्याय में है। इसके अलावा आप रंजन चक्रवर्ती को रेफर कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट है और हिस्टोरियंस के कोटेशंस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आंसर एनरिचमेंट में हेल्प करेगा। जैसे मेरा कोई भी क्वेश्चंस होता था, फॉर एग्जांपल प्लासी प्लंडर पे है, तो क्योंकि मैंने रंजन चक्रवर्ती पढ़े थे, तो रंजन चक्रवर्ती में क्लाइव का एक स्टेटमेंट है कि आई हैव नॉट सच अ सीन ऑफ एनार्की, confusion, bribery, extortion I have never seen or heard in any part of कंट्री बट इन बंगाल। तो ये प्लासी प्लंडर पे उसका स्टेटमेंट था। मैंने इस स्टेटमेंट से ही स्टार्ट किए थे। रेलवे पे क्वेश्चन है तो डीएच बुचानन का क्या उस पर लाइन है, वो आप सब, ये सब जो कंटेंट है, ये सब जो कोटेशंस है, वो आपको रंजन चक्रवर्ती से मिल जाएगा। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री पे अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपका एक तो रंजन चक्रवर्ती, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी रंजन चक्रवर्ती का किताब बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ आप जैन एंड सिन्हा और अर्जुन देव जो कि एनसीईआरटी है, आप उसको रेफर कर सकते हैं।
ये मोर देन इनफ होगा। अब हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री के ऑप्शनल में। देखिए, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें चल रही है तो उसी से जोड़ के स्टैटिक पे क्वेश्चन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिनोली एक्सकेवेशन चल रहा है या कीलगुड़ी का एक्सकेवेशन हुआ, तो वो किस पे हुआ? वो हुआ मेगालिथिक साइट्स है, मेगालिथिक साइट्स पे। तो मेगालिथिक साइट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे। या अगर लेट्स से अभी लक्षित बोरफुकन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे, तो बैटल ऑफ सराय घाट इंपॉर्टेंट हो जाता है, होम किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह से आपको स्टैटिक और कल्चरल को लिंक करके पढ़ना है। फाइनली मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहूँगा जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंट रहें, कंसिस्टेंट रहें, और हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। साथ ही साथ आपका जो सर्कल होना चाहिए वो एक पॉजिटिव सर्कल होना चाहिए, जो आपको मोटिवेट करे इस एग्जाम को निकालने के लिए, ना कि आपको डिमोटिवेट करे। आई थिंक ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू।